Hi everyone and most welcome to Physicam Academy. This is your educator, that is Divya. Okay. So guys, I hope आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है and congratulations on completing your 4 days of 21 series. Okay, 21 days series. But what I have observed is कि आप लोग ज़्यादा regular classes नहीं कर रहे हो. ठीक है. तो इससे आपको क्या लॉस होगा? इससे आपको ये लॉस होगा कि आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसको बहुत बेसिक्स है, हमको तो आता है, ऐसा सोच के बिल्कुल भी हल्के में मत लो गाइस, ठीक है? ये जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो CSIR नेट, गेट, जैम के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? अगर आपका बेसिक्स वीक होता है, ठीक है, तो इससे आपको काफी तकलीफें आती हैं क्योंकि आपके 2 मार्क्स 4 मार्क्स जो आपका नेट नहीं निकल पाता, गेट नहीं निकल पाता, वो 2-3 मार्क्स से ही नहीं निकल पाता और वो 2-3 मार्क्स इस बेसिक में ही छुपे होते हैं। तो जब आप एडवांस्ड मतलब अभी मैं 21 डेज बेसिक पढ़ा रही हूँ, जैसे ही हम एडवांस पे आएंगे मतलब हम इससे स्टेप अप करेंगे, तो तब हम ये वाले कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं पढ़ने वाले। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको कि हम जो पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं, हम आगे वो चीज दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है? और ये बेसिक्स बिल्कुल नोट्स बनाते रहने। तो अगर अभी तक आपने 4 डेज का ये जो जीओसी का लेक्चर चल रहा था वो नहीं कंप्लीट किया तो प्लीज उसको कर लो, ठीक है? तो कर लो उसको, तो ताकि हम आगे पढ़ सकें और आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है? तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी तपस सीरीज चल रही थी फॉर जैम, गेट, CSIR नेट, ओके? तो इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट क्लास में गाइस क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट? हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को पढ़ा था और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस करे थे, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा पुअर होगी, ठीक है, ड्यू टू मेरी उंगली में थोड़ी सी चोट लगी है जिस वजह से लिखने में थोड़ी तकलीफ आ रही है, ठीक है? तो इसलिए गुस्ताखी माफ फॉर टुडे, थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा था और हमने इसमें सीखा था कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी एल्कीन की, है ना, अगर एल्कीन स्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? अगर स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी एंड वाइस वर्सा इज ट्रू, ठीक है? तो ये बात हमने डिस्कस करी थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशंस, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट आएगा जिसको हम कहते हैं स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है? और यही चीज जब हमारी साइक्लोहेक्सेन में लग जाती है तो उसको हम कह देते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट को आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था और उसके आगे भी पढ़ा था, ठीक है? तो ये चीजें हमें डिस्कस करनी है काफी सारे क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपने अभी तक अपने कॉपी पेन नहीं निकाले हैं और पढ़ने नहीं बैठे हैं तो प्लीज पढ़ने बैठ जाओ ताकि हम चीजें डिस्कस कर सकें। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 हमारा इस तरीके से है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है अबाउट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की स्टेबिलिटी, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखें तो गाइज इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप देख सकते हो 3 हैं, ठीक है? 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं और इसमें कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे लॉन्ग कॉन्जुगेशन भी मिलता है। तो अगर मैं इसको नंबर 1 कहूँ, इसको नंबर 2 कहूँ, तो स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा होगी सेकंड से, तो इसका मतलब है सेकंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी फर्स्ट से। तो ये बहुत ही बेसिक हमारा क्वेश्चन था, ठीक है? इसके बाद में हम सेकंड हमारे क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें क्या बताता है। तुम्हें पता है गाइस, जब आप ये पढ़ाई कर रहे हो आपको लग रहा है कि जल्दी हो रहा है, इन सब चीजों के पीछे काफी सारे एफर्ट्स जाते हैं। कई बार हम रिकॉर्ड करते हैं और मेरे साथ क्या होता है कि मैं माइक लगाना भूल जाती हूँ तो वॉइस ही नहीं आती, जैसे इससे पहले वीडियो में हो चुका है, वॉइस ही नहीं आई, पूरा रिकॉर्ड हो चुका है बट वॉइस गायब, तो मुझे दोबारा शूट करना है। तो ऐसे 1 आवर करके 1 आवर कर करके पता नहीं कितने आवर्स पूरे वेस्ट हो जाते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग इज वेरी हार्ड टास्क, आई मीन विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं ऑफलाइन कर रही हूँ तो मेरी वॉइस वही है, इट्स अंडरस्टूड कि 1 आवर है तो 1 आवर ही लगेगा, बट ऑनलाइन में 1 आवर की जगह पे 4-5 आवर्स लगते हैं, एडिटिंग, कलरिंग, राइटिंग, preparing the PPTs and many more. So it's very difficult task
ओके, सो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से पढ़ाई करो, यूटिलाइज करो, ताकि एफर्ट्स वेस्ट ना जाएं। अदरवाइज एफर्ट वेस्ट जाते हैं तो काफी तकलीफ होती है। अब ठीक है, इसमें दोबारा मैं आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन दे रही हूँ। तो अगर आप इस एल्कीन को देखोगे, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है, जो कि अल्फा हाइड्रोजन है। इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो देयर आर 2 हाइड्रोजन है विच आर अल्फा 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन ना भी बनाऊं तो इट इज अंडरस्टूड कि ये हाइड्रोजन है, जो मैंने अभी अभी बनाए हैं। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के 6 और 7 8 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट ब्यूटीफुल बात यह है कि यहाँ पे रेजोनेंस का सहारा मिला हुआ है, और हमेशा से रेजोनेंस जीतता आया है हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर मैं इसको 1 और इसको 2 कहूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारी फर्स्ट की ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ 2 व्हाट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जो ऑर्डर होगी वो सेकेंड की ज्यादा होगी फर्स्ट से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम कहेंगे स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ओके, या हम इसको कह देंगे एनोमेरिक इफेक्ट। अब ये जो हमारा एनोमेरिक इफेक्ट है या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला इफेक्ट है, तो इसका जो फंडा है बेटा वो क्या है? वो सिंपल सी ये बात है कि इसमें क्या हुआ, ये एक्चुअली आपका -H हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है, मतलब नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसमें जो चीज इन्वॉल्व होती है वो चीज होती है हमारी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, टू सिग्मा स्टार ओवरलैपिंग होती है, या फिर इसमें कभी कभी क्या होता है आपका पी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है। वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन। तो अभी हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं विच आई एम राइटिंग हियर। तो आप देख सकते हो, दिस इज योर CH2 विद NH2। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिखा, फिर हमने लिखा CH2, यहाँ पे हमने लिया फ्लोरीन, यहाँ पे फिर से हमने NH2 ही लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा CH2, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे हमने बनाया है हमारा NH2, ठीक है। तो इसमें हल्की सी MOT इन्वॉल्व होती है। तो थोड़ा सा हम MOT का एक छोटा सा फंडा देखेंगे। हमारे पास में ये एक ऑर्बिटल, ये एक लेवल है एनर्जी का, एक ये लेवल है, ठीक है। इसको हम देखो, मैं क्यों NB कह रही हूँ, NB है क्या एक्चुअली, NB हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इसके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ये जो है ऑर्बिटल, ये मेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कि नाइट्रोजन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ऊपर जो ऑर्बिटल है ये वाले, ये दिख नहीं रहे हैं पर तुम्हें देखने हैं, केमिस्ट्री की नजरें स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये सिग्मा स्टार है, जो ये सिग्मा बॉन्ड है इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल बना हुआ है वो क्या है हमारा, वो सिग्मा स्टार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो इस तरीके से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू सिग्मा स्टार में जंपिंग करेगा। अब ये एक तरीके का -H है, मतलब ये टूट के भागेगा नहीं, टूटेगा तो नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि टूट के चला जाएगा, बट कंपेरेबल, ठीक है। तो ये जंपिंग होती है एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये होमो है और ये ल्यूमो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली होता क्या है, एनर्जी होती है इन दोनों के बीच में, क्या है, दिस इज द एनर्जी, ओके, एनर्जी का गैप है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको उठ के यहाँ पे जंप करना है। तो ये कब जंप करेंगे, जब ये जो एनर्जी का गैप होगा ये क्या होगा, कम होगा। अगर एनर्जी का गैप ज्यादा है तो जंपिंग अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का गैप है वो सबसे कम क्लोरीन में है, फिर फ्लोरीन में है, फिर हाइड्रोजन में। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन का और भी कम होता, ठीक है। तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा, अगर मैं इसको 1 2 3 कहूं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा इसमें होएगा, फिर इसमें होएगा, फिर इसमें होएगा। तो दिस इज द स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। और इसमें ऑर्बिटल्स कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन टू सिग्मा स्टार ऑफ सी हैलोजन या सी हाइड्रोजन और व्हाटसोएवर इट इज इन्वॉल्व, ओके। कार्बन के साथ हैलोजन भी है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो सबसे ज्यादा जो गैप है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार में, वो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, ये वाला गैप बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन वाले केस में, इसलिए ये वाला इफेक्ट
एक्टिव स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं हो पाता। तो ये जो एप्लीकेशन है ये क्या स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की एप्लीकेशन है। बात समझ में? ये क्वेश्चन है डायरेक्ट आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मैं बोलूंगी मैंने तो पढ़ाया था, तुमने नहीं किया, तुम्हारी गलती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि एनोमेरिक इफेक्ट से उठ के आया है, ठीक है। ये जो एनोमेरिक इफेक्ट है ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा क्लास 12th में, ठीक है, और स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अगर आपने 12th से आगे भी पढ़े हैं केमिस्ट्री तो, ठीक है। तो ये जो हमारी स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इसमें आपने एक चीज देखी होगी जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास में एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व है अगर, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन चेयर कॉन्फर्मेशन, है ना। ओके, तो अब मैं इसी चीज को बना रही हूँ, तो दिस इज योर चेयर कॉन्फर्मेशन। ओके, तो ये आपका पायरान रहेंगे, पायरान। अब इसमें हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पे सिंपली ऑक्सीजन के साथ में CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी वही स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगता है। यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, ठीक है, ये वाला क्या है मेरा नॉन बॉन्डिंग है यानी कि होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंट है इस हाइड्रोजन का, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है। अब ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये सिग्मा स्टार है जिसको हम ल्यूमो कह रहे हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे भी जंपिंग होगी, इसके पास भी करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, ल्यूमो कह रहे हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अल्टीमेटली ये जो जंप होगी वो यहाँ से यहाँ पे होगी, यानी कि इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या एनोमेरिक इफेक्ट। तो ऐसा होने से ये वाला क्या है, मोर इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव है, तो इसका गैप कम होगा, वही होमोल्यूमो, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कंपेयर टू दिस। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, देन दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज इन अकॉर्डेंस ऑफ स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और एनोमेरिक इफेक्ट। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब थोड़े से और क्वेश्चंस हाइपर कॉन्जुगेशन के करेंगे, फिर थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स के, ठीक है। तो हाँ, कुछ टॉपिक पढ़ने से पहले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है इस तरीके से, CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पे लगा है हमारा CH2, यहाँ पे लगा है CH2 विद 1 पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली एक एलिमेंट है सिलिकॉन, इसके साथ में CH3 CH2 एंड देन CH2। अब एक बात पहले सुन लो कि अगर हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, हाई इंडक्टिव इफेक्ट, तो SiMe3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू CH3 का, ठीक है, Me मतलब CH3 ओनली, हाँ इसका, तो ये ग्रुप वाइज हो गया प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जिसको हम सिलिकन या बीटा स्टेबलाइज्ड आपके टाइम भी कहते हैं, बीटा, दिस इज अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। तो ये जो सिलिकॉन है यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है इसको ही तोड़ देता है, मतलब परमानेंट नहीं, सिर्फ स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि सिलिकॉन के साथ में अगर 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं विद 1 पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल है और ये अपने आप में, इसने अपने आप को क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात में? तो यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो रहा है, तो हम इसको बीटा स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन कह रहे हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन पे सिलिकॉन होने की वजह से ये काम हो रहा है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ द दिस पार्ट। ऑल्दो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर निकालते तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे और यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो कुछ आंसर आता नहीं। तो ये सिलिकॉन की वजह से बीटा स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि अगर ये बीटा पोजीशन पे सिलिकॉन होगा तो ये बीटा स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनाएगा। बट अगर इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, हम इस तरीके से कुछ कर दें, सिलिकॉन के साथ में डायरेक्ट CH2 में लगा दूं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूं और सिलिकॉन के साथ में CH3 वगैरह हम ऐसा लगा दें, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम कुछ लगा दें CH3 की जगह पे C, थोड़ा सा इसको वो कर देती है मॉडिफाई यहाँ से, ठीक है, C के साथ में CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे पोजीशन जरा देखो, ठीक है, ये अल्फा पोजीशन है सिलिकॉन और ये बीटा है, तो आप सोचो कि ये चीज
ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाए और इसको SI दिस एंड डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बना दे, तो ये अगर आपने किया तो आपके मार्क्स नेगेटिव में आएंगे, कट जाएगा। ये हाईली अनस्टेबल स्पेशीज होती है। तो अगर सिलिकॉन आपके कार्ब कैटायन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो अगर सिलिकॉन आपके कार्ब कैटायन के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे है तो ही ये काम होगा, अगर अल्फा पे है तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। बट कुछ और क्वेश्चन देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है जो हम समझेंगे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये छोटा सा फंडा है, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग का मतलब क्या, जैसे मेरे पास में ये बेंजीन रिंग है, अब अगर इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक और बेंजीन रिंग बनाई और इस पे मैंने कोई ग्रुप लगाया, लेट्स से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में मैंने एक और रिंग बनाई और इस पे भी मैंने कोई ग्रुप लगाया, लेट्स से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि बेंजीन रिंग अपने आप में एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, या तो +H करते हैं, या +I करते हैं, या +M करते हैं, या +R करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, -H करते हैं, -I करते हैं, -M, -R। ये -M -R क्या है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अब किसी भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बढ़ने की वजह से उस पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से उस पे इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बढ़ जाता है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच का इफेक्ट का जो अटैक है वो उस रिंग पे होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ज्यादा इफेक्टिवली। बेंजीन पे चाहे रिच आए चाहे इलेक्ट्रोफाइल आए, इक्वल ही इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बट अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल के आने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या मांगता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, और इलेक्ट्रोफाइल क्या मांगता है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक्स है, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा एक पॉइंट और है कि अगर हमारी बेंजीन रिंग पे एक मैंने लेट्स से कार्ब कैटायन बनाया, तो इसका अगर मैं कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, मैंने एक रेजोनेटिंग, एक या 2-3 बना देती हूँ, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ आया, फिर से मैंने बनाया अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी अगर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन, ये कौन सी बताई थी आपको, ऑर्थो, और ये वाली कौन सी पोजीशन बताई थी आपको, पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे अगर कभी भी कोई भी ग्रुप होता है, ठीक है, चाहे वो +I इफेक्ट करे, +H, चाहे तो +H इफेक्ट करे, चाहे +M यानी कि मीजोमेरिक करे, या +R यानी कि रेजोनेंस करे, तो वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, या अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव चार्ज आता है। पर अगर पोजीशन हमारी मेटा है तो सिर्फ और सिर्फ मतलब +H +M +R या -H -M -R, ठीक है। और अगर मेटा पोजीशन है तो या तो -I होगा और या फिर +I होगा, ठीक है, चाहे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज आता और ना ही कोई भी नेगेटिव चार्ज आता। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो,
ठीक है। एक्चुअली इससे पहले मैं सेम लेक्चर को शूट कर चुकी हूँ वॉइसलेस, तो इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ऑल्दो तुम्हें पर समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे जरूर पूछ लेना, ओके। चलिए, उसके बाद में हम आगे चलेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाए। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने समझा तो इसके आगे के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर आपने नहीं समझा तो आप डेफिनेटली आंसर्स हमको गलत देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास में बेंजीन रिंग है, इस पे मैंने एक ग्रुप लगाया CH3, ये एक कार्ब कैटायन है। सिमिलरली मैंने एक और ग्रुप लगाया CD3, और यहाँ पे मैंने एक कार्ब कैटायन बनाया। सिमिलरली मैंने इसी बेंजीन रिंग पर CT3 बनाया और मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें, देखो ये जो CH3 है ये क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि पोजीशन क्या है, पैरा है, पैरा ध्यान से रखना, पोजीशन पैरा है तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन या मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा इनफैक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है, CH3 में, हमको पता है। फिर किसमें होता है, CD3 में, हमने कुछ लेक्चर नंबर 2 में शायद देखा था, और फिर होता है CD3 में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, सही है। बट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, मैंने बेंजीन रिंग बनाया, इस बार मैंने सिर्फ क्या कर देना है, पोजीशन ऑफ द ग्रुप चेंज कर दूंगी। यहाँ पे CH3 मैंने लगाया, CD3 बनाया, और CD3 बनाया। तो आप क्या समझोगे, देखो ये जो पोजीशन है वो मेटा पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ या तो प्लस आई या माइनस आई। और हमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पता है, क्या होता है, सॉरी प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर पता है, क्या होता है, CT3 सबसे ज्यादा करता है प्लस आई, फिर CD3, फिर क्या करता है CI3। अगर नहीं पता है तो प्लीज रेफर लेक्चर नंबर 2, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था, ओके। तो ये 3 चीजें हैं। तो अब आंसर स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या होगा, ये होगा। अब उल्टा क्यों हो गया, ये तो क्योंकि यहाँ पोजीशन चेंज हो गई, ये पैरा थी ऊपर वाले में, यहाँ पे क्या है, मेटा है। तो पोजीशन के चेंज करने से सेम ग्रुप भी उल्टा पुल्टा इफेक्ट दे सकता है, अपोजिट अपोजिट इफेक्ट दे सकता है, जिसमें आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो अब आपको करना क्या है, अब आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको R3 मेथड यूज करना है, रिकॉल, रिवाइज एंड रिपीट, ठीक है। जो भी पढ़ाया गया उसे रिकॉल करो, बार बार रिवाइज करो और बार बार रिपीट करो, ठीक है। एंड जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक, वो सब दोबारा से एक बार रिकॉल कर लो। आपने नोट्स बना लिए होंगे 1 से 4 के, 5th के आज बना लेना, उसके बाद में आगे पढ़ना, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, हमने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा, द मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन इनमें से कौन सी है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन कौन सी है। तो आप देख सकते हो ये फ्लोरीन है, जो क्या करता है, माइनस आई, करते तो ये भी माइनस आई ही है, माइनस आई ही है, माइनस आई ही है, बट यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये क्या, CH2 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये CH2 है, तो मतलब यहाँ पे ना रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो देयर इज नो रेजोनेंस इन दिस। बट अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, उसके साथ में पीएच ग्रुप, फिनाइल ग्रुप्स है ना, तो फिनाइल ग्रुप में क्या होता है, रेजोनेंस इंक्लूड हो जाता है, तो इसके जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में इंक्लूड हो जाएंगे, इधर 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 तीनों साइड में, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा एल्कीन रिचनेस का। तो सिर्फ यहाँ पे जो लोन पेयर्स है वो ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, द मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन। तो स्टेबल कार्ब कैटायन वो होगा जहां पर रेजोनेंस होगा, मतलब जहां पे जिसका ऑर्बिटल फिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मैंने आपको बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें एक चीज देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको दिख रहे हैं ये रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके साथ में फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इस पे फिनाइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएंगे, यहाँ पे भी होंगे, बट इसके रिस्पेक्ट में कम, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखोगे तो यहाँ पे O के साथ में क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, सिंपली ये आंसर होगा इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट स्टेबल कार्बकेटायन, आई एम सॉरी कार्बेनायन, तो कौन सा स्टेबल होएगा, कार्बेनायन। कार्बेनायन वो स्टेबल होगा जिसमें माइनस का इफेक्ट ज्यादा लगे, है ना। तो CH3 क्या करता है, प्लस H या प्लस I, तो ये तो घटिया सबसे वर्स्ट होगा। क्लोरीन क्या है, माइनस I बेस्ट करता है, सही बात है। OCH3 भी क्या करेगा, माइनस I करेगा। क्लोरीन भी क्या करेगा, माइनस I करेगा। बट ये जो है ऑक्सीजन के पास में, ये इसके पास में लोन पेयर्स भी हैं, है ना, और CH3 लगा हुआ है, यहाँ फ्लोरीन है। तो आपको ऑर्डर देखना है, आपके पास में पूरा मैंने लिस्ट दिया था माइनस I ऑर्डर का, सबसे ज्यादा किसका होता है, तो उसके अकॉर्डिंग BCD में से एक आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। BCD में से उसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा वो आपको देखना है, या आपको मुझे बताना है, कमेंट में मैं पूछूंगी। इस क्वेश्चन को मैं बीटा आंसर दे रही हूँ, ठीक है। तो आंसर मुझे बीटा का क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका ये, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा होगा। तो कार्बेनाइन में अगर बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो देखो यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है ना, तो सल्फर के पास में क्या होते हैं, ऑर्बिटल डी होते हैं, डी एम्प्टी होते हैं। सल्फर आपका कौन सा पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है, तो इस पे डी ऑर्बिटल खाली होता है। तो जो लोन पेयर है यहाँ पे क्या करेगा, रेजोनेंस सॉरी डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो किसका है, बैक बॉन्डिंग का है, जो ज्यादा डिटेल्स में आप इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, बट ये बात आपको समझ में आएगी। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, जैसे मैंने आपको बताया था बैक बॉन्डिंग, तो ये देखो यहाँ पे डुअल बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे है बट एक साइड में, यहाँ पे भी है बैक बॉन्डिंग पॉसिबल बट एक साइड में, यहाँ पे दो साइड में है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, तो कार्बेनाइन अगर बैक बॉन्डिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया। पर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगता है जिसको हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। एक बात होती है कि 5 मेंबर्ड रिंग विद 1 नेगेटिव चार्ज इज एरोमेटिक, एंड एरोमेटिक इज वे हायर देन एनी अदर effect, either it is resonance or inductive effect or whatsoever, right। तो एरोमेटिसिटी जहां भी इंक्लूड हो गई उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो एरोमेटिसिटी और दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ये भी सल्फर की तरह फॉस्फोरस लगा हुआ है, तो इसका आंसर ना तो ये है ना ही ये, इसमें ये एरोमेटिक है पर नाइट्रोजन है, बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा और एरोमेटिक भी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैक बॉन्डिंग करेगा, तो खाली बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी आ गई तो ये दो आंसर कट गए। अब आपका क्या काम है, इसको मैं अल्फा कह देती हूँ, अल्फा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 50% बता दिया आंसर क्या है, ना तो सी है इसका आंसर ना ही डी, आपको बताना है ए है कि बी है। कहाँ बताएंगे, कमेंट में विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन इनमें से कौन सा होगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन के लिए क्या फंडा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ढूंढो। तो देखो यहाँ पे माइनस है, क्लोरीन है, माइनस आई करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, माइनस आर करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, कुछ भी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या करेगा, माइनस आर भी करेगा और माइनस आई भी करेगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ना तो बी ना ही डी ना ही सी। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये तुम्हारे लिए मैं दे रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा फंडा बता देती हूँ इसका। ये ग्रुप क्या है, प्लस एच करेगा, प्लस आई करेगा। ये ग्रुप क्या है, मेटा पे है, तो क्या करेगा, सिर्फ माइनस आई करेगा। और ये क्या करेगा, माइनस एम करेगा, माइनस आई करेगा। बताओ आंसर करेक्ट क्या होगा, कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बकेटायंस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बकेटायंस, तो इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, आपको इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ पे एक तो रेजोनेंस इन्वॉल्व है, दूसरा यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो 3 सबसे ज्यादा स्टेबल। यहाँ देखोगे ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उसके बाद में 2, और ये तो कार्बन गैस है sp2, तो ये क्या है, विनाइलिक कार्बकेटायन है, विनाइल पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाईली 33% s कैरेक्टर, है ना, हाईली अनस्टेबल, तो 3, 2, 1 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा? तो आप देख सकते हो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बैक बॉन्डिंग का कोई केस नहीं हो सकता। इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग का केस नहीं हो सकता। यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग का नहीं, सिर्फ यही आंसर है ना। फॉस्फोरस से आपका 3d ऑर्बिटल 3d खाली होता है, बैक बॉन्डिंग करेगा, तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, राइट? नॉट, प्लीज हाईलाइट इट, नॉट। तो यहाँ पे रेजोनेंस क्रॉस हो सकता है डेफिनेटली, यहाँ पे भी क्रॉस हो सकता है डेफिनेटली, यहाँ पे भी क्रॉस हो सकता है, बट यहाँ नहीं हो सकता, ये इधर नहीं आएगा, ये ऐसे जाएगा, है ना। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायंस। ओके, तो कार्ब कैटायन की करेक्ट ऑर्डर क्या होगी, ये मैं आपको दे रही हूँ कि क्या ऑर्डर होगा। यहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन का लगेगा। अब आपको देखना है कहाँ पे अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पेयर की, इसमें तुम्हें दिमाग लगाना है। अगेन द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, तो कार्ब कैटायन में अगेन क्या करना है, वही पूरा लॉन्ग कॉन्जुगेशन चलेगा। देखो जैसे मैं एक बता देती हूँ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये इस तरीके से रेजोनेंस करेगा, यहाँ तक जा रहा है। इसको देखोगे तो ये भी रेजोनेंस करेगा, यहाँ तक जा रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर बेचारे यहाँ भी जा रहे हैं और यहाँ भी जा रहे हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस आ गया। इसके लोन पेयर तो नहीं जा पाएंगे, तो सबसे घटिया पी है, ये मैं तुम्हें बताती हूँ, पी विड बी लास्ट। तो यानी कि इससे देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर कैसे सही होता है। मैंने बताया पी लास्ट है, ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना रेजोनेंस का केस आ ही नहीं रहा है, रेजोनेंस नहीं होगा तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो यहीं से हो रहा है सिर्फ रेजोनेंस, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे तो डबल साइडेड है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में तो और ज्यादा बढ़िया है। तो या तो आंसर सी होगा या बी होगा, तो 50-50 पे मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, आंसर मुझे तुम बताओगे। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो मुझसे जरूर पूछ लेना। एंड मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है वो बिल्कुल बाय हार्ट है, आई एम टेलिंग यू गाइस। 4 लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है डेटा को देख के और एनालिटिक्स को देख के, दैट यू गाइस आर नॉट वाचिंग द वीडियोस। आई एम टेलिंग यू, जैसे ही मैं एडवांस्ड टॉपिक्स पे आऊंगी, आई विल नॉट रिपीट दीज बेसिक टॉपिक्स। अगर तुम फिर पूछोगे कि ये बैक बॉन्डिंग का क्यों आया कॉन्सेप्ट, ये पहले क्यों एसिडिक, वो क्यों, आई विल नॉट टेल यू। तो मेक श्योर दैट ये जो 21 डेज है इनको अच्छे से स्क्वीज कर लो, इसका सारा एसेंस स्क्वीज कर लो, ताकि आगे के जो एडवांस टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें आपको तकलीफ ना आए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। तो गाइज ये एक स्टोइक फिलोसफी है, स्टोइक फिलोसफी के अकॉर्डिंग है आज की सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, जिसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है, इसमें आपको सिखाया जा रहा है अबाउट द लग्जरीज ऑफ लाइफ। ओके, जिंदगी की कुछ लग्जरीज। सबसे पहली जो लग्जरी है वो है आपका समय, टाइम, ठीक है। आप अगर CSIR नेट के स्टूडेंट हो तो आपके पास 4 मंथ्स हैं, अगर आप गेट के या जैम के स्टूडेंट हो आपके पास में 6 मंथ्स है। देखो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड हाउ हार्श दे आर। तुम्हें पता है करोड़ों में यूथ है एंड दे ऑल आर कंपीटिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप हर 6 महीने बाद ड्रॉप लेके फिर से प्रिपेयर करके डीमोटिवेट करके फिर एग्जाम में फेल होके फिर से ये चीज विशियस साइकिल में रिपीट होते रहे, तो आपके पास सिर्फ एक चीज आएगी, वो है फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड आपकी एज आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। JRF भले ही आप 30 में आप दे सकते हो, बट एलिजिबिलिटी तो है, बट आप देते रहो, बट साथ में कुछ और भी करोगे ना। तो जब आप कुछ और करोगे तो आप खाली एग्जाम में प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप खाली थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। कंपटीशन बहुत हाई है, कट ऑफ अब हाई जा रही है, मेरिट लिस्ट ऊपर आ रही है। उसका रीजन क्या है? उसका सिर्फ एक रीजन है कि बच्चे ज्यादा हैं, सीट्स कम हैं, कॉलेजेस कम हैं, बच्चे ज्यादा हैं, है ना, फंडिंग कम है रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं। कितनी बार NTA से प्रॉब्लम हो जाती है CSIR में कि यार एग्जाम आगे चला गया, पीछे चला गया, 6-6 महीने से हो ही नहीं रहा है, तुम कितना प्रिपेयर करोगे? तो अगर अब आपने कोशिश की है ये सोचने की कि मुझे CSIR नेट या गेट देना है, तो मेक इट योर लास्ट अटेम्प्ट, एटलीस्ट इफ यू आर जॉबलेस or if you are not admitted yourself in any PhD program or any master's program after IIT JAM, then please make it that this is my last term. उसके बाद में I will be enrolled somewhere or go for a job and then I will prepare myself side में, क्योंकि side में prepare करके I am not saying कि नहीं होगा, हो जाता है, but chances of होने की बहुत कम है, क्योंकि you will be competing with the cream,
वो स्टूडेंट जो बिल्कुल डे 1 से प्रिपेयर करे, BSc 1 से प्रिपेयर करे या MSc 1 से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ में आप 30 साल में प्रिपेयर कर रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो उनके साथ में टू गेट द सीट, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो मेक श्योर, मैंने खैर इस टाइम को एग्जाम पर्सपेक्टिव से ओरिएंट कर दिया, बाकी ये बात सिर्फ कहने की थी कि अपने समय को बर्बाद ना करें। दूसरी बात है अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान दें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आप फिजिकली में कोई भी इश्यू आती है आपको, या मेंटली आप वीक हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस में हो, तो आप जो भी करेंगे वो आपको, आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको दिमाग में सेटल नहीं होगा, आप याद नहीं रख पाएंगे, आपको दिक्कतें होंगी। तो मेक श्योर दैट यू आर mindful of what you are eating, mindful of what you are drinking, mindful of your health, mental as well as physical। और खाया पिया मुंह से ही नहीं जाता, आंखों से और कानों से भी खाया पिया जाता है, राइट। पीसफुल माइंड, इसके लिए मैंने आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बताई थी, मेडिटेशन प्लीज करें। एबिलिटी टू ट्रेवल, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो थोड़ा पार्क में, कहीं भी ग्रीनरी में चले जाएं, और ज्यादा समय है 1-2 दिन का, 3 दिन का, तो ट्रैक पे चले जाएं, कहीं पे भी नेचर से कनेक्ट हो, तो यू विल फील मोर अलाइव एंड हैप्पी। एंड लव, लव मीन्स लव टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट। अभी तो फिलहाल के लिए यही प्यार है, ठीक है। निष्काम कर्म योग, तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूर्णतः समर्पित होके उस काम को करें, ताकि आपको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड ही रहें। इस तरीके से पढ़ें कि मुझे केमिस्ट्री सीखनी है, रिजल्ट आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई विल विन माई लाइफ ओवर दिस, ओके। तो इस एटीट्यूड से चलेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बाकी कोई भी दिक्कत आपको आती तो मुझसे जरूर आप पूछें कमेंट्स में कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, आई विल गिव यू द वैल्यूएबल सजेशन। And mandatory with me is you have to meditate 5 minutes morning and evening में. Physically you have to work out, mentally you have to work out doing meditation, you have to take your balanced diet, time has to be managed and don't forget to smile, right? तो अब ये जो लेक्चर्स हैं इनको आप अपने फ्रेंड्स में जरूर बताएं कि आप भी पढ़ें हमारे साथ, ताकि उनका भी समय ना बीते, ठीक है। तो जितना आप शेयर करेंगे, उतना आप केयर करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आगे पहुंचोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। देने से ही आप भी बढ़ते हो, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड you in this particular video, okay। Take care, bye bye।